हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल 30 सितंबर को 4 आईपीओ की लिस्टिंग एक साथ है। जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ, शेषा साई आईपीओ, सोलर वर्ल्ड का आईपीओ और आनंद राठी का आईपीओ। तो चारों की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और दोस्तों कल इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है। आप सभी को बधाई हो, पाकिस्तान को हरा दिया है, काफी अच्छा रहा। और प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी ने भी ट्वीट किया था। तो कल 30 सितंबर को चारों आईपीओ की लिस्टिंग है। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। और आप 9:45 से पहले पहले तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर भी लगा सकते हो। 9:45 तक एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर, तो जिसको पहले बाय सेल करना है तो वो कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं आपको नहीं पता तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ, इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस वगैरह जान लेते हैं। देखिए 890 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। एक जो अंदाजन जीएमपी बता रही है 50 रुपए के आसपास। देखिए जीएमपी जो है एक लिस्टिंग गेंस का भरोसा नहीं है, मतलब इस फिक्स चीज नहीं है कि यहाँ पर ही लिस्टिंग होगी, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है। तो अभी अंदाजन अगर जीएमपी के अनुसार लिस्टिंग गेंस जाने तो लगभग 940 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। और मान लो एक रेंज भी लेके चले, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो 920 से 960 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इस आईपीओ के अंदर नेगेटिव लिस्टिंग की तो संभावनाएं कम है, क्योंकि शुरुआत से अगर 4 जो ये आईपीओ देखें तो उनकी डिमांड ठीक ठाक बनी हुई है, मतलब ज्यादा डाउन नहीं गई है। तो अंदाजन 5 से 6% के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। और आप में से किन किन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले अगर जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए सिर्फ अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म का टारगेट था, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। भाई जितना प्रॉफिट मिला लेकर एग्जिट हो गया, बढ़िया बात है। पर अगर आपने अप्लाई किया लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए हम पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि ये एजुकेशन सेक्टर से ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह करवाती है, तो अपने सेक्टर के अंदर ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और थोड़ा बहुत डेट है इसके ऊपर, पर आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट ही डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। ये काफी अच्छी बात लगी। आरओई आरओसी वगैरह भी बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखा जाए इतना विशेष तो नेगेटिव नहीं है, बट एक चीज ये कि जो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं अपग्रेड वगैरह, इससे थोड़ी काफी बड़ी कंपनीज है, तो अपने सेक्टर के अंदर देखा जाए मतलब थोड़ी सी छोटी है। हालांकि इसका नंबर टॉप 10 प्लेयर्स में तो आता है, बट अदर्स जो प्लेयर्स हैं अनलिस्टेड वो इससे काफी बड़े और मतलब बड़े ग्रुप है, वो लिस्टेड भले ही नहीं है। और थोड़ी बहुत वैल्यूएशन अगर देखें तो हल्की सी हायर साइड है, इतने ज्यादा महंगी नहीं है बट हल्की सी लग रही है। उसके अलावा बैलेंस्ड कंपनी है, इतना ज्यादा भाई नेगेटिव आप नहीं कह सकते कि भी नेगेटिव है, बैलेंस्ड कंपनी आप कह सकते हैं। ज्यादा अट्रैक्शन भी नहीं है पर ज्यादा नेगेटिव्स भी कुछ नहीं है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों शेषा साई आईपीओ, उसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए ये आईपीओ हमें 403 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है और जीएमपी मान के चले तो 47 रुपए के आसपास चल रही है। तो 450 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है ग्रे मार्केट के अनुसार, मतलब एक अंदाजा है भी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा है उसके अनुसार बता रहा हूं। तो मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो 430 से 470 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है और नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं कम है। तो अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिलने की जो संभावना है 10 से 12% के बीच में। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है। पर ये जो सेक्टर है ये थोड़ा सा यूनिक नजर आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में 8-10 शेयर रहे कुछ यूनिक सेक्टर के कारण, तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर यूनिक है थोड़ा, मतलब अपने आप में पहली कंपनी ये लिस्ट होने जा रही है और अपने सेक्टर के अंदर इसका मार्केट शेयर भी 35% के आसपास का है। अब कंपनी क्या काम करती है तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह आते हैं उनकी जो प्रिंटिंग होती है, हर बैंक अलग अलग प्रिंट करवाती है, तो वो कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बना के देती है। RFID टैग्स होते हैं, चेकबुक वगैरह होती है, फिर और भी बैंक के अंदर जो कागजात वगैरह होते हैं, बैंक के काफ़ी सारी चीज़ें, फाइनेंशियल्स जो इंस्टीट्यूशन है उनकी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो ये प्रिंट करना वगैरह ये सारे काम करके देती है। तो काम बढ़िया यूनिक है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आईपीओ के बाद लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। मार्जिन इसके अच्छे हैं, 15% के आसपास हैं। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष तो मुझे कुछ लगा नहीं। हाँ FY25 में रेवेन्यू के अंदर हल्का सा डिप हमें देखने को मिला था, थोड़ा सा डाउन हुआ था। और एक नेगेटिव ये कि डेट है इसके ऊपर, बट वो लगभग आईपीओ के बाद अपना काफी हद तक डेट पे कर लेगी, तो ये इसका नेगेटिव था, इसने सुधार दिया है। फ्यूचर के अंदर एक थ्रेट नजर आ रहा, थ्रेट मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि भाई एक कमेंट भी किया था, मतलब हमारे सब्सक्राइबर नहीं, काफी अच्छा कमेंट भी था, मुझे अच्छा लगा था कि उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में देखिए सारी चीजें डिजिटल हो जाएगी तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये जो होते हैं या चेकबुक वगैरह इनकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो
भाई ऐसा लग रहा है इनकी ये कहना भी सही है कि भाई आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन होगा तो ये सारी चीज़ डिजिटल ही होगी, ये बात तो सही है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ा वक्त लग सकता है। मतलब अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अभी ई सिम तो आ गई है, पर ई सिम के यूज़र्स कितने हैं, बहुत कम है। उसी तरह से ये डिजिटलाइजेशन होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगर डिजिटलाइजेशन होगा, बट उसके अलावा भी ये RFID टैग्स है और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है, तो हो सकता है उसके रिलेटेड ही अपने सेक्टर में और अपना थोड़ा बहुत सेक्टर चेंज कर दे, जैसा मॉडिफिकेशन हो उस हिसाब से डिमांड के अनुसार नए प्रोडक्ट बना दे, ये भी पॉसिबल है। बाकी एज सच दिक्कत नजर नहीं आई क्योंकि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे नजर आ रहे हैं, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बैलेंस नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सैसा साई IPO मुझे एक लॉट अलॉट हुआ है, मेरा विचार है ज़्यादा तो नहीं भाई, कुछ शेयर रख लूँ यादगिरी के लिए, क्योंकि एक यूनिक टाइप का सेक्टर है इसलिए। फिर दोस्तों आनंद राठी का IPO शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके अंदर मुझे देख के लग रहा है कि इसके अंदर नुकसान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक एक छोटी छोटी चीज़ इनको पता होगी कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। भाई ऐसा नहीं कि लिस्टिंग इनके हाथ में है, बट जो कमियां वगैरह इनको पता होगा सारी चीज़ें। तो ये 414 रुपए के अंदर हमें अलॉट हुआ है। GMP लगभग 36 रुपए के आसपास चल रही है, तो 450 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। लगभग 7 से 8% जैसा लिस्टिंग मिलने की संभावनाएं हैं। मान लो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो लगभग 430 से 460 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इससे कम की नज़र नहीं आ रही है और लग रहा है कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये संभावना है, हम जो अभी GMP चल रही है उसके अनुसार। बाकी ये चीज़ें फिक्स नहीं है कि आप इसको फिक्स मानकर चलिए, एक संभावना है जो आज की तारीख में GMP चल रही है उसके अनुसार। बाकी इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। अब तो लिस्टिंग गेंस के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि भाई शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है। स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट देखिए, स्टॉक मार्केट जब तक रहेगा तब तक ये कंपनी भी जिंदा रहेगी, तो मतलब फ्यूचर तो है इसका। दूसरा, इसके मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, रेवेन्यू वगैरह के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। और दूसरी चीज़ है इसकी ऑफलाइन पकड़ अच्छी है। जैसे अभी देखिए एंजल, अपस्टॉक, जीरोधा, ये क्या किया इन्होंने, ऑनलाइन पकड़ बनाई है। भाई जो डिस्काउंट ब्रोकर्स, अभी डिस्काउंट ब्रोकिंग वाला भी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ब्रोकरेज वाला धीरे धीरे पूरा सिस्टम आ रहा है वापस। क्योंकि ब्रोकरेज जो है, मतलब जो सेबी ने धीरे धीरे नए रूल लाए हैं ताकि क्या कि हर अब ब्रोकर थोड़ी थोड़ी ब्रोकरेज अब बढ़ा रहा है। मतलब जो डिस्काउंट ब्रोकरेज दे रहे थे वो थोड़ा ब्रोकरेज पे वापस आ रहे हैं। तो इनका ऑलरेडी ऑफलाइन पकड़ वगैरह अच्छी है, पहले से ही ब्रोकरेज लेते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर है, क्लाइंट बेस वगैरह भी ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ है काफी सालों से, ROE ROC वगैरह बढ़िया है। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स एक तो चीज देखिए कि भाई शेयर मार्केट में देखा जाए तो अकाउंट वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे ये कंपनी आनंद राठी, ठीक है भाई। अभी टॉप में कहें तो ग्रो है, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, ये टॉप 4 कंपनियां आती हैं, ठीक है, अकाउंट के मामले में। और ये भी जो ऑफलाइन ब्रोकर्स हैं उनके तो पास बहुत मिनिमम अकाउंट है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है कि लीडिंग कंपनी नहीं है। दूसरी चीज़ है वैल्यूएशन हल्की सी हायर साइड नजर आ रही है, मतलब महंगी नजर आ रही है, सस्ती नहीं है। और तीसरी चीज डेट थोड़ा हाई है, 1.8 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, थोड़ा सा ज़्यादा अपने इंडस्ट्री के जो भी पीयर्स हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि हमारे एक व्यूवर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि भाई इनको क्या कि MTF फैसिलिटी देनी पड़ती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो उसके अंदर भी इनका थोड़ा क्या है कि एक्स्ट्रा लोन हो जाता है, इनके ऊपर डेट हो जाता है। बट अगर इनके इंडस्ट्री जो पीयर्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो उसके ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। और IPO के पैसे से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं करी, ये भी नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क ही थोड़ी सी नजर आ रही है, रिस्क थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा नजर आ रहे हैं। इससे अट्रैक्टिव अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल थोड़ी अट्रैक्टिव है, एंजल थोड़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी अब जो भी डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। दोस्तों सोलर वर्ल्ड का IPO, ये IPO हमें 351 रुपए 351 रुपीज़ के अंदर अलॉट हुआ है। GMP लगभग आप मान के चले 45 से 50 रुपए के बीच में चल रही है, तो अभी यूं मान के चले कि 49 रुपीज़ के आसपास अगर GMP होती है तो 400 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो 380 से 420 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। अंदाजन लिस्टिंग गेंस लगभग 10 से 12-13% के बीच में मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। ये एक संभावना है, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। फिर आपका टारगेट अपने शॉर्ट टर्म के लिए बना दिया है कि भाई हमको तो प्रॉफिट ही लेना है, तो फिर ज़्यादा क्या सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि सोलर सेक्टर भाई डिमांडिंग है, फ्यूचर है, बट अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है सोलर के अंदर। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनियां लिस्ट भी हो गई हैं, बट ये क्या कि EPC का काम है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब सोलर के जो प्लांट्स वगैरह लगा के भी देती है, ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह भी करती है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए यूनिक हो जाता है।
एक दूसरी जो कंपनियां विक्रम सोलर वगैरह लिस्ट हुई, वो क्या करती है कि पीवी मॉड्यूल्स मतलब सोलर प्लेट्स वगैरह बनाती है, उनका वो काम है विशेष, इसका ईपीसी का काम है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली अच्छी नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, हर साल बढ़े हैं, 14% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन हैं इस साल। ऑर्डर बुक भी 2500 करोड़ रुपए की अच्छी है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये कि वैल्यूएशंस ओके है, और थोड़ा इस कंपनी के डेट है और आईपीओ के पैसे से कोई डेट नहीं पे कर रही, ये भी थोड़ा नेगेटिव लगा। ओवरऑल अगर देखा जाए भाई, सोलर सेक्टर के कारण अट्रैक्शन तो है, बट एक दो रिस्क भी साथ में बने हुए हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे। अब ओवरऑल ये चारों कंपनीज अगर देखें तो इनमें से अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर वाइज अगर बैलेंस्ड कंपनी देखें, मतलब इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे आने वाले उनके ऊपर डेट भी कम है या डेट न के बराबर है या आईपीओ के बाद न के बराबर डेट हो जाएगा, तो उनमें सहसा साई एक परफेक्ट कंपनी नजर आती है। मतलब आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, सेक्टर इसका अच्छा है, यूनिक टाइप का है, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें उसके अंदर अच्छी नजर आती है। फिर जारो इंस्टीट्यूट है भाई, उसके अंदर भी ऐसा है कि आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी, वो भी कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बैलेंस कंपनी जिनको कहें वो नजर आ रही है। फिर उसके बाद सोलर वर्ल्ड के अंदर थोड़ा बहुत डेट है, आईपीओ के बाद डेट नहीं पे करेगी, तो वो थोड़ा एक दो ऐसे जो रिस्क पॉइंट बने हुए हैं वो चीज़ है। चौथे नंबर पर आनंद राठी के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा नजर आता है। तो ये है ओवरऑल जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी यूनिक टाइप का जो सेक्टर लग रहा है वो अभी चारों आईपीओ देखे तो उनमें शासा साई थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। जारो भी अपने सेक्टर में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, बट अगर मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो वो थोड़ी छोटी कंपनी आती है। शासा साई का मार्केट कैप 35%, मतलब मार्केट शेयर 35% के आसपास का है, तो वो टॉप लीडिंग कंपनीज में उसका नंबर आता है। ये है ओवरऑल चीज़। अब आप लोग क्या करने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। क्लियर हुए हैं? वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।